अच्छा बेटे, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में सिर्फ हमारे के टॉपिक रह गया था ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, अब बात शुरू हम लोग करेंगे सोर्सेज। देखो बेटा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसका मेजॉरिटी पार्ट, ठीक है, हम ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ जस्ट टू गैसेस, दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैसेस हैं जो कि हमारे ट्रोपोस्फेयर का 99% पार्ट जो है वो बना रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ठीक है, ये हमारे एयर में मौजूद तो हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने पढ़ा था कि इट इज प्रेजेंट जस्ट अराउंड अबाउट 0.04% के करीब ये प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी अब हमारे पास कुछ ऐसे इसके सोर्सेज हैं जिससे ये मजीद इसकी ना कंसंट्रेशन में इजाफा होता चला जा रहा है। इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक है नेचुरल सोर्स और दूसरा है ह्यूमन सोर्स। ठीक है ना, देयर आर टू सोर्सेज नाउ, द वन इज कॉल्ड नेचुरल सोर्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड ह्यूमन सोर्स। तो इन केस ऑफ नेचुरल सोर्स वो क्या है बेटे, तो सीधी सी बात है कि ये जो गैसेज है ना नेचुरली तौर पर, ठीक है, तो बोथ ऑफ दीज गैसेज आर एमिटेड ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन यानी जब कहीं पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, आतिशफशान जब कहीं पे फटता है, पहाड़ से जब लावा निकलता है, तो बेटा वो वोल्केनिक इरप्शन होती है और उसके साथ बहुत ढेर सारी गैसेस भी पैदा हो जाती हैं। एंड डेफिनेटली ये जो गैसेस हैं ये बेटा ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करती हैं कार्बन के, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करती हैं। एंड द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली, और बेटा जो ऑर्गेनिक मैटर है इसकी डीकम्पोजिशन भी नेचुरली तौर पर यही ऑक्साइड्स करवा रहे होते हैं। So both these gases are emitted due to volcanic eruption and decomposition of organic matter. लेकिन ये नेचुरल सोर्सेज हैं और ये कभी कभार होता है वॉल्केनिक इरप्शन, ये डेली बेसिस पे नहीं होता। ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन वो तो एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, जब भी कोई डेड ऑर्गेनिज्म होगा या डेड बॉडी होगी या कोई भी ऐसा वेस्ट जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, देन दे विल डिकम्पोज इनटू सिंपल देयर कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं ह्यूमन सोर्सेज के हवाले से। तो देखो बेटा, ह्यूमन सोर्सेज में आपके पास दो आ जाते हैं, सॉरी एक पॉइंट आ जाता है इसके अंदर ह्यूमन सोर्सेज का। ठीक है, अब पहला पॉइंट तो आपका नेचुरल सोर्स में है, सेकंड ह्यूमन सोर्स में आ जाता है। अब देखो बेटा, नेचुरल सोर्सेज में एक तो आपने पढ़ लिया वोल्केनिक इरप्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब सेकंड हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द ह्यूमन सोर्स। ह्यूमन सोर्सेज में हमारे पास, ह्यूमन सोर्सेज में हमारे पास क्या चीज आ जाती है, तो देखो बेटा, हम लोग आज जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इसे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, दी कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स नंबर वन, जिसमें कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स बर्न इन अ कंबशन इंजन ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल। ठीक है, वो फॉसिल फ्यूल्स आप जिस तरह की यानी कि काइंड जो भी आपके पास इंजन की टाइप होगी, आप उसमें अगर बर्न करते हैं तो बेटा डेफिनेटली वहां से ये ऑक्साइड्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसी तरह जो आपके पास किल्न होती हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रीज के अंदर भट्टी लगी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी, जहां से स्मोक रिलीज किया जा रहा होता है, तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के जो सोर्सेज है ना वो रिलीज हो रहे होते हैं। ओके बेटे, सो दीज आर देयर कॉमन सोर्सेज। नाउ द नेक्स्ट, forest fires, burning of wood, also emit carbon dioxide and carbon monoxide, especially when supply of oxygen is limited, emission of carbon monoxide dominates. ये भी इसका एक नेचुरल सोर्स है कि जब कभी फॉरेस्ट फायर होती है, ठीक है, यानी जंगल को आग लग जाती है, तो देखो बेटा बेसिकली जंगलात को आग लग जाने की वजह से ये गैसेस भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं जो कि बेटा डोमिनेट होती है। उसमें से अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई ना, तो वहां पर CO2 गैस ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ कार्बन ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें दो हमारे पास सोर्सेज आ जाएंगे, दो नेचुरल हैं और एक ह्यूमन एक्ट सोर्स है। तो ये आपने बेटा कर लेना टॉपिक। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और हमारे पास अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, दैट इज एसिड रेन, आई थिंक सो, द एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है ना, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा।
अब बात शुरू करते हैं बेटे एसिड रेन और उसके इफेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो देखो बेटा, एसिड रेन ये क्यों प्रोड्यूस होती है और एसिड रेन की वजह क्या होती है। तो बात अगर हम लोग देखें तो एसिड रेन की जो मेन रीजन है वो बेटा ह्यूमन सोर्सेज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज ही हैं। क्योंकि हम लोग ये काम करते हैं कि बेटा जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, जो बर्न करते हैं, और इसके अलावा जो पोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि आपने जो प्रीवियस टॉपिक छोड़ दिए हैं जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सेट्रा है, तो उसके सोर्सेज में आपने ये बात पढ़नी थी कि इनके भी मेजर जो सोर्सेज है ना वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही ये एयर में आ रहे हैं। अब देखो बेटा, तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, जब भी बेटा ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना, व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, तो बेटा दे ऑलवेज फॉर्म्ड, ये हमेशा जो है ना अपने रिस्पेक्टिव एसिड बना देते हैं, ठीक है। यानी कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमेशा अपने रिस्पेक्टिव एसिड बना देते हैं। क्या मतलब ये है कहने का कि देखो बेटे जी, सीधी सी बात है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इन सब में शामिल हैं। अब देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मैं एग्जांपल ले लूं तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाएगा, H2CO3। अगर मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस ले लूं, SO3, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाएगा, H2SO4 में चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड ले लेता हूं तो वाटर में रिएक्ट करने के बाद वो प्रोड्यूस हो जाते हैं या प्रोड्यूस कर देते हैं नाइट्रिक एसिड्स, यानी HNO3 जो है ना वो प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, ये अपने रिस्पेक्टिव एसिड्स बना रहे हैं, एंड डेफिनेटली दीज एसिड्स विल बिकम द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है ना, ये वेपर्स की फॉर्म में ही हवा के अंदर मौजूद रहेंगे। अब जैसे ही ये वेपर्स मूव करते हुए किसी ऐसे रीजन में पहुंच जाएंगे जहां पर, यानी एयर इन्हें मूव करवाती रहती है, ठीक है ना, एयर की मूवमेंट के साथ ये भी मूव करते रहते हैं, और एयर की मूवमेंट के साथ ये जब किसी ऐसे रीजन में पहुंच जाएं, किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां पर, तो बेटा जब भी ये देखो ना एयर मूवमेंट, जब इसमें एयर मूवमेंट की वजह से जब ये वेपर्स जो हैं वो ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां पर टेम्परेचर लो हो, ठीक है ना, लो टेम्परेचर रीजन में जब पहुंच जाएंगे तो डेफिनेटली द वेपर्स विल कंडेंस, और ये कंडेंस होकर क्या बना देंगे, अपने रिस्पेक्टिव, यानी कि इनके जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होंगे, और कंडेंस होने के बाद लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही लिक्विड जब ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे आता है तो वही कॉल्ड इट एसिड रेन, हम उन्हें एसिड रेन का नाम दे देते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा कि जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स पानी के साथ रिएक्शन करेंगे और अपने वेपर्स बना देते हैं, और वो वेपर्स जो हैं वो हवा के अंदर मौजूद रहते हैं, दे विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ एयर, एंड व्हेन दे रीच एट द लो टेम्परेचर एरिया, जब ये लो टेम्परेचर एरिया में पहुंचेंगे तो डेफिनेटली द वेपर्स विल कंडेंस टू बिकम लिक्विड, तो ये कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। अब लिक्विड में चेंज होने पर यही बेटा नीचे, यानी कि जमीन की तरफ आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जब नीचे आते हैं तो हम उसे एसिड रेन का नाम देंगे। अब सारी बात ये है कि ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हवा में आ कहाँ से रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये तमाम नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है ना, इनका सोर्स सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। अब आपकी बुक में शेयर करता हूँ, बुक के ऊपर जरा वर्डिंग भी देख लेते हैं। बुक की वर्डिंग आपको क्या कहती है, एज यू हैव स्टडीड द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन एयर, ठीक है, ये जो टॉपिक हमने छोड़े नहीं, ये बातें उसमें बताई हुई हैं। The rainwater converts SO2 into HSO4 and NOx to HNO3 and HNO2. The normal rainwater is a weakly acidic because of consist dissolved carbon dioxide in air. Its pH is about 5.6 to 6. यानी अगर नॉर्मल हम रेन की बात करें तो ये नॉर्मल सा एसिडिक होता है।
But the rainwater on dissolving the air pollutant acids become more acidic and its pH reduced to 4. Thus, acid rain is formed on dissolving acidic air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide by rainwater. That shows how oxides of sulfur and nitrogen are converted into acids, and these acids dissolve the rainwater and damage the soil, animals, plants, and aquatic life. तो ये सारी बातें उसने यहाँ पर आपको बता दी हैं, ठीक है ना, इस डायग्राम के अंदर। एंड यू विल ऑब्जर्व कि जितने भी यहाँ से ये स्मोक से, ये फॉसिल फ्यूल्स के जलने से ये निकल रही हैं गैसेस, they will contain definitely नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, इनमें नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स मौजूद हैं, और यही नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब रेन के साथ या वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल become their respective acids and they will present in the form of vapors, और जब ये कंडेंस होकर किसी ऐसे लो रीजन में पहुंचते हैं जहां टेम्परेचर कम होता है, तो डेफिनेटली जहां टेम्परेचर कम होगा वहां पर ये कंडेंस होकर जब नीचे आएंगे तो इट इज कॉल्ड द एसिड रेन, ठीक है, जो आपको इसने इस डायग्राम में भी समझाया हुआ है। अब उस एसिड रेन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो इफेक्ट्स अब हम लोगों ने यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ तक अगर कोई बात